जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे समाज की स्थिति बदलती गई, समाज में तरह तरह के क्राइम आते गए, वैसे वैसे कई तरह के कानून भी सरकार के द्वारा लाया गया और इसमें हमेशा से जुडिशरी भी अपना एक रोल निभाती आई है। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइन के बारे में, जो गाइडलाइन है संबंधित है पॉस एक्ट से। पॉस एक्ट किसे कहते हैं और पॉस एक्ट का यूज क्या है, ये क्यों लाया गया। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक कमेटी बनानी होती है। वह कमेटी कौन कौन बनाता है, किस किस स्तर पे कमेटी होता है, तमाम तरह की जानकारी हम समझेंगे। क्योंकि पॉस एक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। अगर आप यानी कि महिलाएं, ये महिलाएं से संबंधित एक्ट है और वो महिलाएं जो कि काम कर रही हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में, और अगर उनके साथ कोई भी हरासमेंट हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो ये एक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समाज के एक बहुत बड़े तबके के लिए ये हथियार के रूप में काम आता है दोस्तों। तो आज हम लोग पॉस एक्ट को कंप्लीट समझेंगे, इस गाइडलाइन को समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पॉस एक्ट, जो पॉस एक्ट है, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। पॉस एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये पॉस का प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट है, ये 2013 में लाया गया था। 2013 में इसको लाया गया, जिसका तीन मकसद था। एक था प्रोहिबिट करना, यानी कि रोकना, प्रोहिबिशन करना, रिड्रेसल करना और सॉल्यूशन देना। ये तमाम तरह के कार्य को लेकर इस एक्ट को लाया गया था। आपको पता होगा कि समाज में महिलाओं के साथ क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो क्राइम महिलाएं जो भी कंपनीज में काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही हैं, वो सही तरीके से एक मजबूती के साथ काम कर पाए। क्योंकि हमारा संविधान बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी को लेकर, राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ को लेकर। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो दोस्तों, ये तमाम जो तीनों आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, इन तीनों आर्टिकल को बेस रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। और इस एक्ट का मकसद ये है कि जो भी महिलाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, कि किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे वो सेफ फील कर सकें। अगर उनके साथ कोई अपराध होता है, किसी भी हरासमेंट से संबंधित कोई अपराध होता है, काम करने के दौरान उनके साथ कोई दिक्कतें होती हैं, तो उस चीज को लेकर वो कंप्लेन दायर कर सके। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और वहां पे वहां के दबाव की वजह से महिलाओं के साथ हुए अपराध, यानी कि जो महिला कर्मचारी है उसके साथ अगर किसी उसके सहकर्मी ने छेड़छाड़ कर दिया या हरासमेंट किया, किसी भी तरह का इस तरह का कोई क्राइम किया, तो वो उस मामले को सामने नहीं रख पाती है या फिर हिचकिचाती है कि कहीं जॉब ना चली जाए मेरी। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए और महिलाओं को शक्ति देने के लिए, महिलाओं को पावर देने के लिए ये एक्ट लाया गया। और इस एक्ट के ऊपर ही कई तरह के नियम हैं। जब आप इस एक्ट को देखेंगे तो उस एक्ट में टोटल 30 सेक्शन है दोस्तों। टोटल 30 सेक्शन में इस एक्ट को डिवाइड किया गया है। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2013 को इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया। और आप अगर देखेंगे इस एक्ट में आपको कई तरह की चीजें मिलेंगी। जैसे आप एक चीज देखेंगे, आईसीसी के बारे में आपको पता चलेगा इसके अंदर, यानी इंटरनल कमिटीज जो है, इसको क्रिएट करने के लिए सेक्शन 4 इस एक्ट का बात करता है। जब आप सेक्शन 6 के अंदर आएंगे तो सेक्शन 6 में इस एक्ट को जब आप देखेंगे तो उसमें बात करता है लोकल कमिटीज को लेकर, यानी कि 3 लेवल पे कमिटीज की बात करता है। 2 लेवल पे कमिटीज की बात करता है, एक आपका इंटरनल कमिटीज की बात करता है और एक आपका लोकल कमिटी की बात करता है।
तो ये दो तरह की कमिटीज है जो इस एक्ट के अंदर कंप्लीट बताया गया है, और इसके साथ कौन कौन से अथॉरिटीज होंगी जो इसको हैंडल करेंगी। इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि क्या पनिशमेंट दिया जाएगा अगर कोई कंपनी इंटरनल कमिटीज को नहीं बनाती है। मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए 10 एम्प्लॉय, यानी कि 10 एम्प्लॉय कम से कम किसी कंपनी के अंदर हो, तो वहां पे आईसीसी का होना यानी इंटरनल कमिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बोलते हैं इसको, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना जरूरी है। 10 से अगर कम है तो उस केस में लोकल कमिटीज के पास आप जा सकते हैं, लोकल कमिटीज के पास आप कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस लोकल कमिटी को लेकर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस केस का नाम है जिसके अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, ये आप आर्लियानो फडणवीस बनाम गोवा राज्य और अन्य, ये जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइडलाइन दिया। आप गाइडलाइन को समझेंगे, गाइडलाइन को पूरे विस्तार से देखते हैं। तो देखिए समाज में आप प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। गलत इरादे से देखना, आपके कई महिला काम कर रही है, ऑफिस के अंदर काम कर रही है, और उसके जो साथ में काम करने वाला कर्मी है अगर वो उसको गलत तरीके से देख रहा है और महिला उससे बिल्कुल ही अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है, तो वो कंपनी के अंदर क्रिएटेड आईसीसी जो कमेटी है, यानी आईसीसी कमेटी के पास वो कंप्लेन कर सकती है। आईसीसी कमेटी आपके कंपनी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, आपकी कंपनी के अंदर ही सेक्शन 4 के अंदर इसको बनाया गया होता है, जिसके अंदर जब आप सेक्शन 4 में देखेंगे तो कंपोजिशन की बात की गई है, कंपोजिशन की बात की गई है, जिसके अंदर आपको एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई और नहीं, आपकी कंपनी का ही सीनियर एम्प्लॉय होगा, जो जो महिला होगी, महिला एम्प्लॉय जो कि सीनियर होंगे, उनको एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। और इस कमेटी में कम से कम मिनिमम 2 लोग और होंगे, 2 एम्प्लॉयज और होंगे, 2 एम्प्लॉय और होंगे, और एक एनजीओ होगा इसके अंदर, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये इतने 4 लोग कम से कम मिलकर एक आईसीसी बनेगी कंपनी के अंदर, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। वो कमेटी बनाने का जो राइट है, यानी कि जिसकी जिम्मेवारी है, वो एम्प्लॉयर की है। किसकी है दोस्तों? एम्प्लॉयर की है। यानी कि मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक में काम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट की ये जिम्मेवारी है कि इस कंपनी के अंदर आईसीसी बनाया जाए, आईसीसी कमेटी बनाया जाए। उस कमेटी के माध्यम से अगर कोई महिला टेक्स्ट बुक के अंदर उसे परेशानी हो रही है काम करने में, और इन तमाम तरह की चीजें, जैसे कोई गलत उनके साथ इरादे से उसको देख रहा है, या कोई अश्लील हरकतें कर रहा है, या कोई बिना मर्जी के उसे छू रहा है, कई तरह की चीजें हैं जो महिलाओं के साथ काम करने के दौरान होता है। लोग फेवर अगर मांग रहे हैं, सीनियर्स परेशान कर रहे हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं, तो ये सभी अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है तो सबसे पहले अपने कंपनी के आईसीसी कमेटी के पास जाएगी, और आईसीसी कमेटी के पास कंप्लेंट करेगी, ठीक है। और ये आपकी कंपोजिशन से ये लोग होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कौन कौन लोग करेगा। हाँ, इसमें महिलाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्ट महिला से संबंधित जो कार्य है, महिला से संबंधित जो अपराध है, उसके बारे में ये एक्ट बात करता है, ठीक है। तो कई सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, पुरुषों के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, क्या पुरुषों के साथ ऐसा होगा तो क्या वो आईसीसी के पास जाएंगे? क्या इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक सवाल है जो कि समाज के अंदर आ सकता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग जजमेंट के गाइडलाइंस के ऊपर देखते हैं, समझते हैं कि गाइडलाइन क्या क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो कि आपको सेक्शन 4 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखिए सेक्शन 4 तो ये हो गया, ये आपका कंपनी के लेवल पे बता दिया, कंपनी के लेवल पे। सेक्शन 6 के अंदर जब जाएंगे आप, तो सेक्शन 6 जब आप देखेंगे इस एक्ट का, तो धारा 6 है, उसके अंदर बात करता है लोकल कमिटीज के बारे में। लोकल कमेटी, जो लोकल कमेटी है, वो लोकल कमेटी लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज है वो लोकल कमिटीज बनाती है, तालुका लेवल पे, ग्राम लेवल पे, वार्ड लेवल पे लोकल कमिटीज बनाई जाती है। और जो लोकल कमिटीज बनाई जाती है वो उन मामलों को डील करती है जहां पे 10 से कम कोई कंपनी है, कोई छोटी सी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, कोई समूह है, वहां महिलाएं काम कर रही हैं, और 10 से कम लोग का वो एक संस्था है, छोटा संस्था है, वहां पे अगर कोई महिला के साथ ऐसा होता है तो वो
लोकल कमिटी के साथ अप्रोच कर सकती है। लोकल कमिटी का भी कंपोजिशन के बारे में इस एक्ट के अंदर कंप्लीट जानकारी बताई गई है। ठीक है, अब देखिए, अब आज का जो गाइडलाइन है वो सुप्रीम कोर्ट के दो जज ने दिया। वो जज का नाम था बीवी नागरत्न और जस्टिस एनके सिंह। ये दोनों की खंडपीठ थी जिन्होंने ये गाइडलाइन दिया है। और ये गाइडलाइन में मुख्य बात दो चीज का ध्यान दिया गया है। पहले भी इस एक्ट में 22 मई को 12 मई 2023 को 12 मई 2023 को और 22 अक्टूबर 2024 को इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नया गाइडलाइन दिया गया है। ऐसा नहीं कि पुराने गाइडलाइन को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो भी महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, उन सभी तमाम तरह की चीजों के बारे में इस एक्ट में बात किया गया है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आया है। आप समझते हैं कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं गाइडलाइंस के साथ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जितने भी जिला अधिकारी हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है और जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, सरकार ये नोटिफाई करे कि कौन सा जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि आपको ये पता होगा कि एक जिले में एक से ज्यादा मजिस्ट्रेट होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि एक एक डीएम हो गया तो सिर्फ डीएम ही है। आईएएस लेवल के अधिकारी, कई सारे अधिकारी होते हैं जो कि अलग अलग उनको कार्यभार दिए गए होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हो सकता है 4-5 आईएएस हो डिस्ट्रिक्ट में, जिन कोई एक डीएम बना हुआ हो, मजिस्ट्रेट बना हुआ हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना हुआ हो, कोई एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना हो, कोई कलेक्टर बना हो, कोई डिप्टी कलेक्टर बना हो। तो कई तरह के पोस्ट इसमें बटे होते हैं, जो कि एक एक रैंक पीसीएस अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी हो। ठीक है, तो जिला जो सरकार है, कि राज्य सरकार है, वो क्या करेगी, जिला मजिस्ट्रेट को या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कलेक्टर, कोई भी ऐसे रैंक के ऑफिसर को नोटिफाई करेगी कि ये जो ऑफिसर है वो पॉस एक्ट के अंदर देखेंगे इस कार्य को। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज है, जो प्रत्येक जो जिला अधिकारी हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, वो अपने जिला में समिति को बनाएंगे। देखिए, मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं वो गाइडलाइन सेक्शन 6 से संबंधित है। सेक्शन 6 से संबंधित है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो कंप्लेंट बॉडी है, लोकल कमिटी है, लोकल कमिटी से संबंधित है। ठीक है, लोकल कमिटी से संबंधित है, उसी के ऊपर ये बात करता है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे जो गांव में छोटे छोटे आपके जैसे ईंटा भट्टी हो गया, या फिर मान लीजिए गांव में कोई छोटा व्यापार वाला कोई बिजनेस चल रहा है, तो वहां पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल में तो चलिए, नोएडा, दिल्ली, मुंबई इलाके में तो बड़े बड़े कंपनियों ने बना के रखा है ऐसी, यहाँ पे थोड़ी समस्या हो सकती है कम हो। लेकिन गांव में जो छोटी समस्या है, वहां पे जो छोटे छोटे वर्क है, वहां पे जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो भी तो सेफ रहे, क्योंकि उनको तो नॉलेज भी नहीं होता है कि क्या ऐसी कोई राइट भी है हमारे पास, हम इस तरह से कंप्लेन भी कर सकते हैं। डर की वजह से वो कंप्लेन ही नहीं करती हैं, वो छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरे जगह काम पकड़ लेते हैं। जो मजदूरी करते हैं लोग, वैसे लोग जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में या किसी बिल्डिंग को बनवा रहे हैं, वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वैसे लोग कि सोचिए लॉ कितना ज्यादा हेल्पफुल है उन लोगों के लिए। अगर उनको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो तो वो भी अपने राइट्स को पहचान कर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जिला अधिकारी है उसको ये गठित करना होगा। सरकार पहले नियुक्त करेगी, जिला अधिकारी नोटिफाई करेगी, फिर सरकार को बोला गया कि जिसको नियुक्त किया जाएगा जिलाधिकारी, वो क्या करेगा, समितियां बनाएगा। किस लेवल पे, अपने जिले के अंदर वो समिति बनाएगा। और जो समिति बनाएगा वो क्या करेगी, जहां पे 10 से कम कर्मचारी है, उसकी समस्या को, जहां पे आईसीसी का गठन नहीं हुआ है, क्योंकि 10 से कम कर्मचारी है तो वहां पे आईसीसी बनाना कंपलसरी नहीं है, तो 10 से कम कर्मचारी है तो वहां की जो शिकायतें हैं उसको सुनेगी। ठीक है, उसके लिए जिला लेवल पे अलग अलग लेवल पे बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखेंगे आप, तो जिला अधिकारी क्या करेंगे, 7 दिन के भीतर, 7 दिन के अवधि के भीतर स्थानीय समिति को भेजा जाएगा। कंप्लेंट कोई मिलता है तो कंप्लेंट मिलने के बाद वो कंप्लेंट कहाँ भेजा जाएगा, स्थानीय जो कमेटी बनाई गई है लोकल लेवल पे, उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, स्थानीय कमेटी को भेज दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह के आपके गाइडलाइंस दिए गए हैं कि कैसे कैसे वर्क करेगा सेक्शन 6 वाले और सेक्शन 4 के अंदर जो जो कमिटीज नहीं बनी हुई है किसी कंपनी के अंदर या किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिकली देखिए, इसका कारण जरूरत क्यों आया। भारत सरकार जो है
एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है और छोटे व्यापार को लेकर सरकार चाहती है गांव के अंदर छोटे छोटे लघु व्यापार बढ़े, वहां पे भी लोग शामिल हो, वहां पे भी लोग काम कर सके। अगर अगर लड़कियां महिलाएं सेफ होंगी कहीं भी अगर वो काम कर रही हैं, तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को होगा ना। क्योंकि मान लीजिए कोई भी महिला किसी अपने ही गांव में अपने ही क्षेत्र में अगर वो काम कर रही है, किसी ईंटे भट्टी में काम कर रही है, अगर ईंटा भट्टी में 10-5 महिलाएं काम कर रही हैं और वहां पे अगर वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे परेशान नहीं कर रहा है, कोई भी उससे गलत तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है, मोलेस्टेट नहीं कर रहा है, तो अगर इस तरह की समस्या उसे नहीं होगी तो वो और ज्यादा आगे बढ़ेगी और ग्राउंड लेवल पे लोग काम करने लगेंगे और बाकी कहीं पलायन नहीं करेंगे। तो बहुत सारी सरकार को इससे फायदा है। इसलिए सरकार ग्राउंड लेवल की समस्या को सॉल्व करने के लिए काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, ये बहुत कारगर होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं, एक सी बॉक्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। भारत सरकार ने, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसने सी बॉक्स लॉन्च किया। सी बॉक्स में आप, सी बॉक्स क्या है? सी बॉक्स का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सी बॉक्स। ठीक है, सी बॉक्स, ये सी बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट है आप समझिए कि अगर अभी ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा है, दिल्ली नोएडा में भी काम कर रहा है, मुंबई में काम कर रहा है, तो उन महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती है। ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन आप तुरंत एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, तो ऑनलाइन आप कंप्लेन भी तो दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इस चीज की सुनवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो तमाम तरह के लिए ये एक बहुत ही इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने 24 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था। 24 जुलाई 2017 को जब ये सरकार ने लॉन्च किया था, ये पोर्टल, ये वेबसाइट लॉन्च किया, तो इस वेबसाइट में कुछ फीचर्स दिए गए। 3 तरह के कंप्लेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वेबसाइट का नाम है cbox.gov. आप ये सी बॉक्स सर्च करेंगे तो nic.gov करके वेबसाइट आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आपका वेबसाइट का यूआरएल है। जब आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेरेंस दिखेगा वेबसाइट का। और इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, अपनी शिकायत दर्ज करें। यहाँ पे शिकायत दर्ज करने के लिए, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी नोडल अधिकारी हैं वो सभी लोग का डिटेल्स भी पब्लिश होना चाहिए, डिटेल को फीड करना होगा इस वेबसाइट के अंदर। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपने सबसे पहले मान लीजिए आपके साथ कोई समस्या होता है, ऐसा कोई घटना आपके साथ घटती है, आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्री में ऐसा कुछ होता है, तो आपको सीधा इस वेबसाइट पे जाना है। पहला उपाय तो यही है, वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी शिकायत को दर्ज करना है। अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। आप या तो स्टेटस देख सकते हैं अगर पहले आपने कोई शिकायत दर्ज कराया हुआ है, या फिर आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेन को रजिस्टर पे क्लिक कीजिए तो आपको देखिए 3 तरह के दिखेंगे। एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट सेक्टर। देखिए इसमें ऐसा नहीं, ये मत समझिएगा कि केवल प्राइवेट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, ये गवर्नमेंट से भी संबंधित है। स्टार्टिंग में मैंने बताया, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, किसी भी विभाग में काम करते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप एक महिला हैं और आपके साथ अगर इस तरह की समस्या हो रही है, तो आप इस एक्ट के, पॉस एक्ट के माध्यम से, इस माध्यम से आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस में आप गए थे, वहां आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो आप जाएं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉय ही हो सकता है कि आप किसी काम से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रही हैं। मान लीजिए अपने बैंक में ही आप गए और बैंक में जाने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, आप बैंक में गई, बैंक मैनेजर से आप मिल रही हैं, तो बैंक मैनेजर ने आपको गलत तरीके से टच किया, ये भी इसके अंदर आता है। तो आप वहां पे अगर गई है, किसी स्टेट के अंदर है, बैंक आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर अगर आपका कंपनी कोई प्राइवेट सेक्टर का है तो आप प्राइवेट सेक्टर पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जानकारी रहा जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं सी बॉक्स के कुछ और है, जैसे कि प्रत्येक जिला में नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम में नोडल अधिकारी बनाया गया था, उनका काम क्या होता है, पूरा का पूरा जो भी इस काम के लिए, यानी नोडल अधिकारी काम होता है कि स्पेसिफिक उस जिस चीज के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है वो उस काम को पूरी तरीके से संपूर्ण कराते हैं। तो ठीक है, तो नोडल अधिकारी बनाया जाएगा जो कि सी बॉक्स के पोर्टल को हैंडल करेगा और इस पोर्टल को प्रत्येक जिले में
प्रत्येक जिले में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा वहां के नोडल अधिकारी के साथ। इसके बाद जो धारा 26 है, 26 में आप देखेंगे जो सेक्शन 36 है और 26 है, सेक्शन 26 पॉस एक्ट के अंदर बात किया गया पेनल्टीज के ऊपर। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनियां हैं जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं और वहां पे आईसीसी का गठन ही नहीं किया गया। सेक्शन 4 के अंदर आईसीसी अगर जिस कंपनी ने नहीं बनाया है उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और सेक्शन 26 में इसको गवर्न किया जाता है। सेक्शन 26 इसी चीज को भी मॉनिटर करेगी, यानी कि वो कंपनियां ने गठित किया है कि नहीं किया है, ये भी काम नोडल अधिकारी का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो धारा 4 यानी सेक्शन 4, सेक्शन 6, इन सभी को क्या करना है, कंप्लीट रूप से इसके ऊपर कार्य होना चाहिए। ये तमाम तरह का देख रेख करने का भी काम नोडल अधिकारी का है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपके कंप्लीट सी बॉक्स के अंदर आता है, सी बॉक्स स्कीम के अंदर आता है, सी बॉक्स पोर्टल के अंदर आता है। तो आप यहाँ तक होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लेन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं और ये क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी है, कुछ हेल्पलाइन 15100 ये हेल्पलाइन नंबर है। तो 3 तरह से है, या तो आप सी बॉक्स पे कंप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आईसीसी के पास जाएंगे। ठीक है, इंटरनल कमिटी जो है, कंप्लेन कमिटी है, सबसे पहले वहां जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके यहाँ आईसीसी नहीं है तो आप लोकल कमेटी के पास जाइए, लोकल कमेटी के पास जाइए। अगर आप इन दोनों के पास नहीं जा रही हैं तो आपको क्या करना है, सी बॉक्स के पास जाना है, सी बॉक्स के पास जाना है, यानी सी बॉक्स पोर्टल पे जाना है। ये दोनों नहीं करना है तो सी बॉक्स पोर्टल पे जाइए, और ये जो वेबसाइट पे जाएंगे तो इस वेबसाइट पे आप कंप्लेन दर्ज कीजिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं करना है आपको तो और भी बहुत सारा तरीका है। आप ऑनलाइन कॉल करें, कॉल करके 1510 पे दर्ज करा दीजिए, या फिर आप लीगल जो सपोर्ट टीम होती है उनसे बात करें, कोर्ट के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी जाकर वहां पे अपने मामले को बता सकते हैं। तो ये सब ये जितने भी स्टेप्स हैं ये आपको इस एक्ट के अंदर सभी महिलाओं को ये सुविधाएं प्राप्त हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, अपने अधिकार को जान पाए और अच्छे से बिना डिस्क्रिमिनेशन के वर्क कर पाए। तो ये पूरे एक्ट आपको होप्स होकर समझ में आ गया होगा। आज का मेरा मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, इस गाइडलाइंस को आपको बताना और केस का नाम समझाना, साथ में पॉस एक्ट को डिटेल में समझाना। आप अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं पॉस एक्ट डिटेल में लेकर आऊंगा, पूरी एक्ट को समझा दूंगा। 30 सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, 30 सेक्शंस हैं, उस सारे सेक्शंस को आपको समझा दूंगा। तो बताएंगे कमेंट में तो जरूर इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो ही लेकर आऊंगा, एक्ट के ऊपर लेके आऊंगा। फिलहाल हम करंट के ऊपर थे। ठीक है, आप मेरे साथ इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी के करंट अफेयर क्लासेस जो है मैं लगातार लेता रहता हूँ, आगे भी लूंगा। तो आप ज्वाइन हो जाइए और फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।